एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मान्यास बायोस्पार्क। मेरा नाम है मान्या गाबा और आज की वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके और कुछ पीवाईक्यूज भी हैं और सैम्पल क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके जो एमसीक्यूज हैं वो हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज को। तो आज हम पार्ट 1 में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले साइड हो जाती हूँ, आप 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लो और अब आप क्या करना, मैं एक एक एमसीक्यू पढ़ूंगी, इतने आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन तो आंसर तो बता दूंगी। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू है द एग apparatus is made up of 2 dash and 1 dash at the dash end of embryo sac। ऑप्शंस पढ़ो, antipodals, egg cell, micropyle। egg apparatus is made up of 2 antipodals, no। अब यहाँ पे देख लो 2 synergids, सिनर्जिड्स तो होते हैं एंड 1 डैश एट द डैश एंड। 1 क्या होता है, एक्स सेल होता है एक्स सेल तो होता है एट द डैश एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। चलाजल एंड नहीं होता। यहाँ पे सबसे पहले एंटीपोडल्स वाले ऑप्शन को इसलिए हटा रही हूँ कि एंटीपोडल्स तो शुरू में होता ही नहीं है। सिनर्जिड्स होते हैं, एक्सेल होता है पर चलाजल एंड नहीं होता। कौन सा एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है। देखो एक्सेल नहीं आएगा, सिनर्जिड्स वाला ऑप्शन ये वाला नहीं आएगा, नीचे वाला डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आंसर नंबर आपका डी लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, सिनर्जिड्स आएगा, यहाँ पे आपका एक्सेल आएगा और यहाँ पे आपका माइक्रोपाइलर एंड आएगा, है ना। जो आपका वो क्या कहते हैं, एग apparatus जो बनता है उसमें क्या होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल आपका होता है, राइट। अब माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, ये याद रखना, चलाजल एंड पे नहीं होता, माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर इन द एंथर, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, तो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं हमारी करेक्ट हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इन द एंथर, हाँ ये करेक्ट है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर में ही होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, हाँ पॉलन ग्रेन्स ही बनाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व्स मियोसिस, मियोसिस ही होता है, ये तो करेक्ट है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज टाइप ऑफ माइटोसिस, नहीं, टाइप ऑफ माइटोसिस नहीं है। मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो वो होता है प्रोसेस, वो मियोसिस से होता है, राइट। पॉलन मदर सेल जो है, या जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, वो मियोसिस के अंडर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है, फिर पॉलन ग्रेन बनता है, उसके बाद एक और स्टेप के बाद। पर जो पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, क्या बोला जाता है, सबसे पहले वो मियोसिस के लिए जाता है। मियोसिस सबसे पहले वो मियोसिस करता है, उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसा प्रोसेस है, किस हेल्प से होता है, माइटोसिस से नहीं होता, मियोसिस से होता है। तो ऑप्शंस देख लो, ऑल करेक्ट, नो, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट, फोर्थ इनकरेक्ट। सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट, फोर्थ इनकरेक्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। The wall layer of microsporangium which nourishes the pollen grain is, कौन सी वॉल लेयर है, आपको पता है 4 वॉल लेयर्स होती हैं, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टपेटम एंड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे पहली लेयर होती है जो, फिर एंडोथीशियम होती है, फिर मिडल लेयर होती है, फिर टपेटम होती है जो बाहर से अंदर की साइड जाते हैं। तो टपेटम एक ऐसी लेयर होती है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सब लेयर्स के अपने अपने काम होते हैं, अपने अपने फंक्शंस होते हैं, वो आपने ऑलरेडी जब आपने थियोरी पोर्शन पढ़ा होगा उसको देखा होगा आपने। बट जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वो टपेटम करता है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब्ड एंथर कंसिस्ट्स ऑफ, बाइलोब्ड एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइलोब्ड, इसने बोला ना बाइलोब्ड, मैं बोला कि इसने चलो बाइलोब्ड बोल दिया। और क्या होता है, डायथीकस, है ना, डायथीकस। और कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट, है ना। तो देखो 2 थीका 2 स्पोरेंजिया नहीं, 4 थीका 4 स्पोरेंजिया नहीं, 2 थीकास तो होते हैं पर 2 स्पोरेंजिया नहीं होते। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देख लो आप, ऐसे फॉर्म में होता है ना, जो आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, इसको ऐसे देखो, तो ये हो गए डाइथीकस,
टेट्रास्पोरेंजिया, ये एक स्पोरेंजिया, ये सेकंड स्पोरेंजिया, ये थर्ड स्पोरेंजिया, फोर्थ स्पोरेंजिया। तो 4 स्पोरेंजिया हो गए और 2 थीका हो गए। तो 2 थीका तो सही है, 2 स्पोरेंजिया नहीं होते। 4 थीका ही नहीं होते, 4 स्पोरेंजिया होते हैं। 4 थीका नहीं होते, 2 स्पोरेंजिया भी नहीं होते, है ना। डाइथीकस होता है, तो 2 थीका होंगे और 4 स्पोरेंजिया होंगे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब और एमसीक्यूज आगे डिस्कस करते हैं। तो अब नेक्स्ट आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, साथ साथ में सॉल्व कर लेंगे दोबारा से। Pollen grains are well preserved as fossils because of presence of pollen grains को fossils की फॉर्म में कैसे रख पाते हैं, किसकी हेल्प से, क्या है वो सब्सटेंस, स्पोरोपोलिन, सेल्यूलोज, लिग्नोसेल्यूलोज और पेक्टोसेल्यूलोज। क्या होता है, स्पोरोपोलिन होता है। ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस पोटेंशियल मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज फॉलोइंग सेल डिविजन्स टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ऑफ फीमेल कितने सेल डिविजन्स के अंडरगो वो करता है। एक तो इसमें माइटोसिस भी होता है, इसमें मियोसिस भी होता है, दोनों होते हैं। और कितने होते हैं, 2 मायोटिक नहीं, 3 माइटोटिक नहीं, दोनों ही नहीं होते। 1 मियोटिक हाँ होता है, 1 माइटोटिक नहीं, 1 मियोटिक हाँ होता है, 3 माइटोटिक हाँ ये होता है। तो इट इज द करेक्ट ऑप्शन 2 माइटोटिक। मियोटिक यानी कि मियोसिस, माइटोटिक यानी कि माइटोसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, pollen grains retain viability for months in plants belonging to different families given below। तो यार कौन कौन सी फैमिलीज में होता है, सोलेनेसी हाँ होता है, लेग्यूमिनेसी होता है, ग्रामिनी नहीं, इसमें नहीं होता, रोजेसी में होता है और लिलिएसी में भी नहीं होता। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ ये गलत हो गया, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ये करेक्ट हो गया। इन दोनों को क्या ही देखने की नीड है। तो पॉलन ग्रेन्स कौन कौन सी फैमिलीज में रिटेन वायबिलिटी इन मतलब अपनी वायबिलिटी को बहुत मंथ्स तक रिटेन कौन से फैमिली के प्लांट्स कर पाते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पे देख लो। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 8, enclosed within the integuments of a typical Anatropous ovule is a diploid mass of cellular tissue known as diploid mass। यानी कि कौन सा सेल्यूलर टिश्यू डिप्लॉइड होता है, इसमें से देख के बताओ। मेगास्पोर मदर सेल नहीं, न्यूसेलस हाँ, इसमें क्या होता है, आंसर इसका न्यूसेलस आ जाएगा। अगर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोला जाता है, गाइनोइशियम नहीं, कैलिक्स नहीं, कोरोला नहीं, एंड्रोइशियम यस। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोला जाता है एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोला जाता है। कैलिक्स और कोरोला जो होता है फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, सेपल और पेटल के ग्रुप्स को ये फॉलोइंग में बोला जाता है। पॉलन वायबिलिटी, पॉलन वायबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितने समय तक रहता है, कितना उसका लाइफ स्पैन है, वायबल कितने समय तक है, वो कोई चीज जिंदा कितने समय तक है, वो उसकी वायबिलिटी होती है। तो पॉलन वायबिलिटी रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ पॉलन टू जर्मिनेट नहीं, एबिलिटी टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स नो, डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ट्यूब नहीं, इसका क्या है, लॉन्गेविटी ऑफ पॉलन यानी कि क्या, कि कितने समय तक वो रह पाता है, कितने समय तक वो वायबल है, कितने समय तक वो चल पा रहा है। ठीक है, उसके बाद एजर्शन रीजनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिबिट अ हाई डिग्री ऑफ वायबिलिटी, वायबिलिटी बोला कि वायबिलिटी यानी कि जो बहुत कितने समय तक रह पा रहा है, कितना उसका लाइफ स्पैन है। तो ये बोल रहे हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो हाई डिग्री ऑफ वायबिलिटी यानी कि उनकी वायबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा उनका लाइफ स्पैन होता है, टिक पाते हैं, उनकी लॉन्गेविटी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। रीजनिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। मियोसिस होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। यार जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये पता है ना कि वेरिएशंस आते हैं। एक ही स्पीशीज में जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें उतने ही वेरिएशंस आएंगे, यानी कि एक टाइप के मतलब जो फ्लावर्स हैं, अब हम फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो फ्लावर्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मियोसिस भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि खुद की ही स्पीशीज में डाइवर्सिटी आएगी। फ्लावर्स में ही डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं ना। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब वही है कि उसी स्पीशीज में कितने डिफरेंट टाइप्स के, और ये ज़रूरी है
कितने ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आपको एक ही स्पीशीज में देखने को मिल जाते हैं। फ्लावर की स्पीशीज में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं, कितने को तो नाम भी आपको बताएं, रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, है ना। तो क्या है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है फ्लावर्स की ही अपनी स्पीशीज में इतने सारे आपको मिल रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। और ये बहुत ज़रूरी है उसकी लाइफ स्पैन के लिए। लाइफ स्पैन अगर अच्छा, क्योंकि वेरिएशंस आएंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से, उसके डीएनए के अंदर भी चेंजेस आएंगे, तो वो अपने आप को ज़्यादा टाइम तक वायबल रख पाएगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मियोसिस और फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, उसके बाद जो आपकी स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज बन रही है, तो वो क्या है, एक डाइवर्सिटी आ गई, है ना। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जैसे आई, एक ये वाले फ्लावर ने और एक दूसरे फ्लावर ने, फ्लावर 1 और फ्लावर 2 ने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ उनका पॉलिनेशन जब हुआ, तो उसमें क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया उनका मेल और फीमेल में, है ना, तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद जो जाइगोट बनेगा, मान लो वो तीसरा फ्लावर बना रहा है, अब उसके अंदर डीएनए के अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे, है ना, डीएनए में भी कुछ चेंजेस आएंगे उसके अंदर के जो होंगे, बाकी क्या कहते हैं, उसके अंदर डाइवर्सिटी भी आएगी, वो दूसरे टाइप का एक फ्लावर बन जाएगा। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? जिससे क्या हो, जिससे वो अपने आप को ज़्यादा समय तक टिका पाए, है ना। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये रीजनिंग भी करेक्ट है, असर्शन भी। क्यों हाई डिग्री ऑफ वायबिलिटी शो करता है? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस और फर्टिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। ये भी करेक्ट, इसी वजह से हाई डिग्री ऑफ वायबिलिटी है, इनका लाइफ स्पैन लंबा होता है। ठीक है, सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। आई वॉन्ट कि अब फटाफट से एमसीक्यू सॉल्व कर लो मेरे साथ। अगर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी टॉपिक का, बता देना। इसको एक्सप्लेन इसलिए किया बिकॉज ये असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेनेशन की नीड थी। नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम्स वाला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉलम फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन किससे होता है? मेगास्पोर मदर सेल से? नहीं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से? हाँ। तो ए का क्या आ गया आपका? ए का सेकंड आ गया। ए का सेकंड किसमें? इसमें या थर्ड नहीं। तो ये सारे ऑप्शन तो वैसे भी आपके गलत हो गए। एलिमिनेशन मेथड से देख लिया करो। जब भी आपको एक का इसका मिल गया तो आपने ए का सेकंड है तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बट फिर भी देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर का फॉर्मेशन कौन करता है? मेगास्पोर मदर सेल करता है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है, डबल फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म सेल्स, राइट। और एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है ना। तो ये क्या लिखा है? ट्रिप्लॉइड टिश्यू। इसकी प्लॉइडी होती है 3N, राइट। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या हो गया? ट्रिप्लॉइड टिश्यू। तो ये आपका ए जो हो गया करेक्ट आंसर हो गया। अगर इसके आपने देखा है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे ही जो 12 क्वेश्चंस थे उसी पर ही थे, राइट। अब पॉलिनेशन है और आगे जितने भी फर्दर पार्ट्स हैं इस चैप्टर के बचे हुए, उसका पार्ट 2 और पार्ट 3 में उन फॉलोइंग टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर के आऊँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।